हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी पॉलिटी की घटना चक्र। 2023 का ये एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और साथ में पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊँगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये भी होगा कि वहाँ डेली बेसिस पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए, आज फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से हम शुरू करते हैं। एंड डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये पूरी घटना चक्र में कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 to 1853 एंड देन आर्टिकल्स द एक्ट्स पास बाय द ब्रिटिश क्राउन। नाउ ब्रिटिश जो पॉलिसी थी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एज ए कमर्शियल बॉडी आई थी इंडिया में, ठीक है, एज अ कमर्शियल बॉडी आई थी जिसका काम था ट्रेड करना। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपैंड करती गई, 1757 में बैटल ऑफ पलासी, देन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी ने बढ़ाया और अलग अलग एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू किया। कैप्चर करने के तरीके पे दो तीन होते थे, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, रिंग फेंस पॉलिसी एट्सेट्रा। तो धीरे धीरे कंपनी एक्सपैंड करती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहले कमर्शियल बॉडी थी, धीरे धीरे सारे फंक्शंस उससे कमर्शियल बॉडी के ले लिए गए एंड लेटर इट बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ये ओवर द टाइम हुआ और इसी बेसिस पे एक्ट्स को डिवाइड किया गया है। नाउ 1857 एक बहुत मार्किंग पीरियड था एक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसे कि हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब 1857 में रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश कंपनी पूरी तरह से हिल गई थी एंड इसके बाद इन्होंने जो भी एक्ट्स लेके आए वो सारे बेस थे जो भी 1857 के टाइम्स में रिवॉल्ट हुआ था उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत से ज़मींदार, बहुत से राजा थे, जैसे राजा ऑफ बनारस है, राजा ऑफ ग्वालियर, इन सब ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के जो एक्ट आए वो कम्प्लीटली डिवीज़न बेसिस पे आए कि उन्होंने डिवाइड कर दिया इंडियन सोसाइटी को। तो वो तो खैर हिस्टोरिकल पार्ट है, बट बेसिक डिफरेंस ये था, इसीलिए 1858 को यहाँ पे मार्क किया गया है पीरियड ऑफ डिफीजन। यहाँ से पहले के जो भी एक्ट्स थे दैट वे फॉर द कमर्शियल पर्पस एंड थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे जितने भी एक्ट्स आए वो प्योरली कंट्रोल कर रहे थे पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात हम हिस्ट्री की जब घटना चक्र करेंगे तब उस पर मैं इंक्लूड करूँगा। यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं एंड एमसीक्यूज़ करते हैं। नाउ कंपनी रूल के टाइम पे 1773 to 1853 सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड जितनी भी दो प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास और बॉम्बे, वो सबसर्वियंट हो गई बंगाल के, मतलब बंगाल वॉज ऑन द टॉप एंड बंगाल के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी एंड देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी आ गई। गवर्नर जनरल वॉज प्रोवाइडेड विथ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 to assist him in the military and non-military decisions which would have been taken by majority of the council. Governor General would vote only in the case of tie. Now regulating act का एक फीचर था, सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट से। एंड देन सी सुप्रीम कोर्ट विच हैज चीफ जस्टिस एंड 3 other judges was established at Fort Williams in Calcutta in 1774. Now Fort Williams जो था कलकत्ता में, इसका इनिशियल यूज़ था जो भी सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग का यूज़ था, बट लेटर इसको सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए बिल्डिंग को यूज़ किया गया। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड ब्राइब फ्रॉम द इंडियंस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट strengthened the control over the company through the court of directors to report its revenue, civil and military affairs in India. Now Pitt's India Act 1784 मेनली इस एक्ट का क्या था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। Board of Control was created for political matters and Court of Director was control the commercial affairs. Next था Act of 1776 provided that the Governor General could overrule his council in matters of importance affecting the safety, peace or interest of the empire. Governor General
was granted the power of commander in chief. Lord Cornwallis was the first governor general to enjoy these power. Cornwallis सही से काम नहीं कर पा रहे थे. That is the reason why the act was brought, ताकि a greater control of governor general could be exercised. Now, Charter Act of 1793 further extended the commercial monopoly of the company for another 20 years, and then 1813 तक वो commercial monopoly रही थी. 1813 में बेसिकली वो बंद हो गई थी, बट इट वॉज अलाउड फॉर ट्रेड ऑफ टी विथ चाइना. एंड 1833 के एक्ट में कम्प्लीटली कमर्शियल जो भी प्रिविलेजेस थे वो ख़त्म कर दिए गए थे कंपनी के. नाउ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द प्रोविजन ऑफ 1 लाख रुपी ईयर टू बी स्पेंट ऑन द एडुकेशन. ऑल्दो दिस 1 लाख रुपीज़ वॉज नेवर अलॉटेड, ठीक है, बट प्रोविज़न था इस एक्ट में. इट एंडेड company's monopoly over trade, although the monopoly of trade of tea and trade with China continued. ये अभी बताया मैंने आपको. The Charter Act of 1833 made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all the civil and military powers. Lord William Bentinck became the first Governor General of India. It ended the activity of East India Company as a commercial body, which purely became an administrative body. A legal member was included in the Executive Council of the Governor General. Macaulay was the first legal member. ठीक है. Law Commission first time, in other words, was established in 1833, which was presided by Macaulay. Now, Charter Act of 1853 separated for the first time legislative and executive function of the Governor General Council. Very important, ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. It established a separate Indian Legislative Council for lawmaking. It introduced an open competition system for election and recruitment of civil servants. Now, चलिए क्वेश्चंस करते हैं. In which of the following act the provision was made for the establishment of Supreme Court of Calcutta? अभी हमने पढ़ा, it was the Regulating Act of 1773. Important point here is Sir Elijah Impey was the first Chief General of the Supreme Court. Now, with reference to the establishment of Supreme Court, which of the following statement is correct? Supreme Court at Calcutta was established by Regulating Act of 1773. बिल्कुल सही है. And Leicester was the first Chief Justice. तो गलत. अभी हमने देखा Sir Elijah Impey was the first Chief Justice. So 1 is the correct answer. Now हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. Establishment of a board of control, establishment of Supreme Court we know was from the Regulating Act. Permission of English missionaries to work in India, and C का भी हमारा जो था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में था. ऑल्सो 1 लाख रुपीज़ वर्स प्रोवाइडेड इसी एक्ट में था. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ए लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये था हमारा चार्टर एक्ट में. एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन का मेंबर वॉज मैकॉले. नाउ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस इज बी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following led to the introduction of English education in India? Charter Act we know, अभी पढ़ा हमने. ₹1 lakh was approved. General Committee of Public Instruction in 1823 and Orientalist and Anglicist controversy. Basically इस controversy का यही मतलब था कि some of the British members were supporting the use of vernacular language और local language education के purpose के लिए. But the Anglicists were preferring English as a medium of language. They wanted to create a class of people that were to serve the administrative needs of the British. ठीक है. 1 and 3 तो हमें पता चल गया, and 2 is also the answer. ठीक है. 1823 की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं. General Committee of Public Instruction was constituted, which has responsibility to grant 1 lakh rupees. ठीक है. The Orientalist Anglicist controversy was regarding the nature of education. अभी मैंने बताया है आपको. ठीक है. H.T. Prinsep and H.H. Wilson supported the Orientalist education, and Anglicists were led by Charles Trevelyan, who advocated for imparting Western education through medium of English. अभी मैंने आपको इसका बेसिक मतलब बताया. By which act the British Parliament has abolished the monopoly of East India Company in trade in India, except trade, tea and China trade. Now correct answer is 1813.
1833 में वो भी एंड कर दिया गया था। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड? अभी हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1830, रिपीटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। बिल्कुल करेक्ट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। asserted the sovereignty of British crown over the Indian territories held by the company, and revenues of India were now controlled by the British Parliament. So this one is wrong, 1 and 2 is correct. जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द 1813 एक्ट. Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? So करेक्ट आंसर इज 1833 का एक्ट, ठीक है. सेक्शन 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द चार्टर एक्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में. इट स्टेटेड दैट नो पर्सन इन इंडिया और क्राउन would be debarred from any place, post or service subject to the company on the ground of religion, place of birth, descent or color of or any of them. ठीक है, ध्यान रखना आप. नाउ इसी के अंदर जो सबसर्वियंट हमारे थे, द एक्ट विच वे पास बाय द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है. द नेम 1858 के एक्ट में द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रीनेम्ड एट वॉइस रॉय एंड लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय, ठीक है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केम टू एन एंड, ठीक है, जो हमारा 1784 के पिट्स एक्ट से इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल these were abolished and a new post of secretary of state was created by the 1858 act, ठीक है, ध्यान रखना. He was assisted by a council of 15 members. He received the powers so long enjoyed by the court of director and board of control. अभी बताया मैंने. The Council of India was to be advisory in nature and in most cases the initiative and the final decision remained with the Secretary of State. Now Council Act of 1861 initiated the participation of Indian representatives in law making process. The act restored the legislative power, making and amending laws to the provinces of Madras and Bombay, thus initiating process of decentralization. तो centralizing tendencies हमने देखी थी by the Regulating Act of 1773, where the presidency of Bengal was at the topmost and Bombay and Madras were made subservient by the 1773 Regulating Act. 1861 में the powers were restored, तो द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड. आई होप आपको समझ आया होगा. द एक्ट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज इन केस ऑफ इमरजेंसी. सो ऑर्डिनेंसेज आपने सुना होगा, दीज आर अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. 1, 2, 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के पास पावर होती हैं. सो दीज पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एयर ओनली, which were not to be remain in force for more than 6 months. Council Act of 1892 increased the number of non-official members both in central and provincial legislative council, but maintained the official majority in them. The Indian members were granted the right to ask questions and discuss the budget in the legislative council, dissolved by the Act of 1892. Council Acts 1909 is also known as Monumental Reforms, ठीक है. Provided for the association of India with the Executive Council of Viceroy and Governor. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू जॉइन Viceroy Executive Council. इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as a law member. The function and size of legislature both at center and in provinces were enlarged. एक बात हमेशा ध्यान रखा, किसी भी एक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ता गया, जैसे 1773, उसके बाद हम काउंसिल एक्ट 1861 देखा, 1892, फिर 1909 का जो था मॉडलिमेंटो, सब में जो मेंबर्स थे एंड सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, काउंसिल की, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हुई, क्योंकि इंडियंस वेयर कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्टिंग. द मॉडरेट लीडर्स जो थे हमारे, मॉडरेट लीडर्स थे, दे वेयर कंटिन्यूसली प्रोटेस्टिंग फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि इंडियंस के रिगार्डिंग जो लॉ है, इंडिया के लिए जो लॉज हैं वो इंडियंस बनाएंगे. तो अंडर द ड्यू प्रेशर ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, द ब्रिटिश टाइम टू टाइम उनको रिफॉर्म लेके आने पड़े, एंड दैट इज़ वाई दिस नंबर ऑफ सीट्स वेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट दिस.
Now, Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join Viceroy's Executive Council. He was appointed as a law member. The function and size of legislature, both in centre and provinces, were enlarged. The member of council were given right of discussion and asking supplementary question. The act provided for separate electorate for Muslims. Separate electorate का मतलब था कि only the Muslim population can elect the Muslims. ठीक है, इलेक्टोरेट का यही मतलब था. Hence, Lord Minto came to be known as father of communal electorate. Government of India Act 1919, Montego claims for reform for the first time adopted direct election system. But direct election system भी सबके लिए नहीं था, not for all. ठीक है, selected categories के लिए इलेक्शन सिस्टम था जिनके पास फ्रेंचाइज था, और मतलब दोज हु कैन वोट. Principle of communal representation was extended by providing separate electorate for Sikhs, Indian Christians, European, Anglo-Indians. Second most important feature was bicameralism. सेंट्रल लेवल पे आ गया. सेपरेटेड द सब्जेक्ट, जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट थे उसको सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल एंड प्रोविंस सब्जेक्ट में. बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर कुड मेक लॉ फॉर होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. डायरकी आ गया प्रोविंसेस में. प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो कि प्रोविंस के सब्जेक्ट थे, फर्दर उनको ट्रांसफ़र मतलब डिवाइड कर दिया गया ट्रांसफर्ड में एंड रिजर्व्ड में. रिजर्व सब्जेक्ट्स में दो, जिसमें गवर्नर जनरल थे उनकी जो एसेंट थी वो फाइनल थी. ठीक है. अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वॉज टू बी कंस्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years विच विल रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट. November 1927 में the British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairmanship of Simon, which was also called Simon Commission. ठीक है, to review the 1919 का कौन सा मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का जो एक्ट था, इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन वॉज एड. एक फैक्ट याद रखना साइमन कमीशन के रिगार्डिंग, कि जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि नो इंडियन मेंबर वॉज इन दी कमीशन. तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड उनकी डेथ हुई थी इसी प्रोटेस्ट के टाइम पे, व्हेन द प्रोटेस्ट वाज मेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन. नाउ द कमीशन वाज हेंस कॉल्ड साइमन कमीशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टेड ऑफ प्रोविंसेस and princely state as unit. It introduced diarchy at center and abolished the same at provinces. डायरकी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना कि जो डायरकी थी, ठीक है, एट प्रोविंस को प्रोवाइड की गई थी एक्ट ऑफ 1919 में, एंड सेंटर में ये डायरकी आई थी 1935 में. ठीक है, एंड 1935 में प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश कर दी गई थी. नोट्स में लिख लेना अपने, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, ये आता है एग्जाम में. ठीक है, to introduce diarchy at the center and abolish the same in provinces, provide for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. Principle of communal representation was further extended by providing separate electorate for scheduled caste, women and laborers. A federal court was set up in 1937 through this act. 1935 के एक्ट में बर्मा was also separated from India. ठीक है, एंड बर्मा क्यों ब्रिटिश ने एक्सपैंड किया, फॉर टिम्बर नीड्स, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन था इट हैज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, थिक फॉरेस्ट है, एंड टिम्बर वाज ऑफ ग्रेट यूज टू द ब्रिटिश. क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. एक्सपेंशन हो रहा था रेलवेज का. ठीक है, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर, एंड जहाँ से मैनचेस्टर गुड्स और फिनिश्ड गुड्स जिसको बोला जाता था वो बन के आते थे. तो बर्मा वॉज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ब्रिटिश, जहाँ से टिम्बर प्रोवाइड होता था. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये कनेक्शन आपको. नाउ इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म. कौन सा? 1935 का एक्ट, इन 6 out of 11 प्रोविंसेस. नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 declared India to be an independent and sovereign nation on 15 August 1947 and पाकिस्तान का 14 August 1947 Independence Day. It abolished the office of Viceroy and a Governor General was appointed for each dominion. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. Now इससे related questions देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तो.
जितना डिस्कशन हमने कर लिया है. रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट, total members of the executive council of the general became 7. For legislative work, number of additional members could be minimum of 6 and maximum of 12. No differentiation was made between state and central subject. ये डिवीजन तो हमारा बाद में ही किया गया था. तो थ्री तो करेक्ट है, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बट 1 इज नॉट करेक्ट. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3. 1 is not correct. Read the following statement with respect to the Indian Council Act of 1892 and choose the correct option. It was implemented on 20th June 1892. Out of 24 members, 5 were non-government members. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिस्प्यूटेड. ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट एक हमारा रॉन्ग है. एग्जैक्ट डेट, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज रॉन्ग. आंसर हिसाब से 2 and 3 होना चाहिए, बट नन ऑफ द ऑप्शंस में दिस इज गिवन. ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. The British Parliament passed the Indian Council Act in 1892. It gathered the royal assent on 20th June and commenced on 3rd Feb. तो इधर ऑप्शन में हमें दे रखा है 20th June, which is wrong. ठीक है. The number of additional members of elected to the Governor General's Council was increased from 10 to maximum of 16 members. ठीक है. Thus, as per rule of this act, in these conditions, additional 6 members were official, 10 were non-official. In non-official member, both Indian and European were included. So the statement 2 is wrong, and this statement 3 is also wrong. तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है. ये एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान में रखना इन ऑर्डर टू. वैसे इतना ज़्यादा डीप स्टडी करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं है. इतना डिटेल में किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ. तो इट्स बेटर टू अवॉइड, एंड इट्स बेटर टू नो द की फीचर्स ऑफ द एक्ट. दैट इज़ इनफ. की फीचर्स बस, ज़्यादा नहीं घुसना है किसी टॉपिक में, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट. 1892 का एक्ट है, अभी पढ़ा हमने. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया. अभी पढ़ा 1909 में, एंड इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड 1919 में, फिर एक्सटेंड हुई 1935 में, क्योंकि द ब्रिटिशर्स वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. Now next question. Act of Act of 1909 associated with separate electorate for Muslims. ठीक है. By which of the following act was a federal court in India created? None of the above. Federal court was created by the act of 1935. ठीक है. Federal court was established in India which of the following year? 1935 का एक्ट में मेंशन था, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1937. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल. कंफ्यूज मत होना 1919 में, 1935 है, क्योंकि सेंटर में 1935 में इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड प्रोविंसेस में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी एट द सेंट्रल लेवल. 1935. Which of the following are the principal features of the Government of India Act 1919? It introduced the diarchy in executive government of the provinces. बिल्कुल सही है. It introduced a separate electorate for Muslims. गलत है. Separate electorate were introduced in 109 by the Morley-Minto reforms. And devolution of legislative authority by centre to the provinces. ठीक है. 1 and 3 are correct. Now, in context of the Indian history, the principle of diarchy refers to. ठीक है. डायरकी मीन्स डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज कौन सी थी? जैसे बताया मैंने आपको, रिजर्व एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट. तो रिजर्व सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, इट वाज हेडेड बाय गवर्नर जनरल, सच एज पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरीगेशन वे टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर. अभी बताया. एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो ट्रांसफर्ड में डाल दी गई, such as education, agriculture, local self-government, were to be administered by the governor with the aid of minister responsible to the legislative council. चलिए, ये तो रही पुराने टाइम्स की एक्ट की बात. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर आज की डेट में इज इट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट और अ स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, इसका आंसर बताइए. देखते हैं कितने इसका सही आंसर बताते हैं. फर्स्ट कमेंट, राइट कमेंट. द करेक्ट कमेंट विल बी पिन्ड. ठीक है, इस वीडियो में.
In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transferred. What were the following were treated as reserve subject? अब भी हमने डिटेल में देखा कि पुलिस वॉज इंक्लूडेड, हमारा लैंड रेवेन्यू वॉज इंक्लूडेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंक्लूडेड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी ट्रांसफर्ड लिस्ट में थी. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज 1, 3 and 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? तो 1919 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. 1919 के एक्ट में इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल हुआ. इट कंसिस्टेड ऑफ एन अपर हाउस, जिसको आज की डेट में अपन राज्यसभा बोलते हैं, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड अ लोअर हाउस नेम लेजिस्लेटिव असेंबली. लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं. Council of State was composed of 60 members, of whom maximum 20 members could be official in accordance with Section 18 of the Government of India Act. The lower house was called the Central Legislative Assembly, and under Section 19 of this Act, original provided for 140 members. ठीक है, ये उतना important नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following act introduced a bicameral legislature? by Act of 1919. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लो 1919 के एक्ट में. डायरकी एट प्रोविंस, ठीक है. उसके बाद में इलेक्शंस वेयर इंट्रोड्यूस, मतलब कि वोटिंग राइट टू इंडियंस, ठीक है. उसके बाद में बाईकैमरलिज्म, दोनों हाउसेस वो इंट्रोड्यूस हुए थे. नाउ Montagu claims for reform of 1919 recommended granting voting rights to all the women above age 22. बिल्कुल गलत. मैंने बताया लिमिटेड लोगों को फ्रेंचाइज मिला था 1919 में, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर. तो 2 इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. विथ रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Government of 1919 provided for a separate examination for the Indian civil services which was to be held in India. बिल्कुल सही है, प्रोविजन था. एंड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वेयर मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियंस. बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वेर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? नाउ हमारा 1926 एंड 1945 के इलेक्शन वे आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द 1919 एक्ट. ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ, अब भी बताया, 1935 एक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? तो एक्ट ऑफ 1935, ठीक है. क्यों? द एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस इन द गवर्नर एंड ऑफ द सेंटर इन द गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है इसको. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑल्सो दिस एक्ट इज नोन एज ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो बेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ टेकन फ्रॉम दिस एक्ट ओनली. ठीक है, कैसे है? द सेपरेशन ऑफ पावर वॉज मेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड रिप्लेस डायरकी इन द प्रोविंसेस विद द डायरकी एट सेंटर. ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी रिस्पॉन्सिबल. हाउएवर दिस फेडरेशन वॉज नेवर मेड, बट देयर वॉज अ प्रोविजन टू establishment of a federation. Okay, now which of the following was not a salient feature of government of India act? The act provided for all India reservation. बिल्कुल फेडरेशन सही बात है. रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वेयर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिल्कुल गलत है. द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वेयर अंडर द गवर्नर जनरल, नॉट द प्रोविंसेस. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मार्क हुई, हाँ भाई मार्क हुई, क्योंकि प्रोविंसेस में डायरकी हटा दी गई. And it abolished diarchy at the provincial level and introduced it at central level. बिल्कुल सही. So B is the correct answer. This is not a silent feature. A federal system and a diarchy at center was introduced by Government of India Act 1935. The provision for the establishment of all India Federation was included in the Government of India Act. By which of the following act provided for the federal polity in India? 1935 का act. Repeated questions हैं.
नाउ इन फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू whom? तो गवर्नर जनरल. The federal system proposed under Government of India was a Federation of India. Which of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act? Indian Constitution, elected representative responsible for house, ठीक है बिल्कुल सही है. फेडरेशन के लिए स्कीम थी एंड नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं बात नहीं की गई थी, तो दिस वन इज करेक्ट. वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि सिंपल है, इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? 1935 का एक्ट. और एनेक्सेशन कब हुआ था बर्मा का? इट वॉज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डफरिन. डफरिन के टेन्योर में क्या हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी एंड 1885 के अराउंड 86 के अराउंड बर्मा को एक्वायर किया गया था, ठीक है, बर्मीज़ वॉर के बाद. तो ये ध्यान रखना. तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है. अंटिल देन, थैंक यू.